नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो लेके आए हैं। एम्स नॉटसेट ईएसआईसी जीएमसीएच सीआरपीएफ एमपीसीएचओ इसके अलावा उत्तराखंड स्टाफ नर्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। आप लोगों से गुजारिश, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हर वो वीडियो जो आपके लिए एग्जाम में मददगार बनेगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन बटन को प्रेस करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आप लोगों से गुजारिश है, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ पाएंगे और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू की, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिकल या रैशनल वाइज क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। द क्वेश्चन इज आस्किंग द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए माइस्थेनिया ग्रेविस हु इज हैविंग ट्रबल इन ब्रीदिंग। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका क्लाइंट है वो क्लाइंट किस बीमारी से सफर कर रहा है। इस बीमारी का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या नाम है बीमारी का? माइस्थेनिया ग्रेविस। और उस मरीज को ब्रीदिंग में ट्रबल है। उस मरीज को प्रॉब्लम किस में हो रही है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। आपको ये पूछा है कि कौन सा पोजीशन जो है वो असिस्ट करेगा। असिस्ट करेगा मतलब आपकी मदद करेगा द क्लाइंट टू ब्रेथ बेस्ट, मतलब जो मरीज माइस्थेनिया ग्रेविस का है उसको ऐसी कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करोगे कि वो आराम से अपनी सांस ले पाए, ब्रेथ को आराम से इजीली ले पाए। उस पोजीशन का नाम पूछा है, बेस्ट पोजीशन पूछा है, जिसमें आराम से ब्रीदिंग हो पाए, ब्रीदिंग बेस्ट किया जा सके। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको कह रहा है कि मरीज को आप सुपाइन पोजीशन देंगे। कौन सा पोजीशन देंगे? सुपाइन विद नो पिलो टू मेंटेन पैटेंट एयरवे। सुपाइन पोजीशन देंगे, कोई पिलो नहीं लगाएंगे एयरवे को मेंटेन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपको कह रहा है साइड लाइन विद बैक सपोर्ट। तीसरा ऑप्शन आपको कह रहा है प्रोन विद हेड टर्न ऑन वन साइड। और लास्ट पोजीशन आपको कह रहा है सिटिंग और इन हाई फाउलर पोजीशन। चार तरह की पोजीशन दी हुई है। कौन सी पोजीशन में मरीज बेस्टली ब्रेथ कर पाएगा और बीमारी कौन सी है? माइस्थेनिया ग्रेविस। इस बीमारी का नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। अब आपको यह समझना है कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो बीमारी होता क्या है। माइस्थेनिया ग्रेविस, एमजी इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी का संबंध, ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। किसकी बीमारी है? नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और नर्वस सिस्टम की इस बीमारी में ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर एसिटाइल कोलिन का लेवल जो होता है, एसिटाइल कोलिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जब एसिटाइल कोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो मस्कुलर वीकनेस हो जाती है मरीज के अंदर। क्या हो जाती है? मस्कुलर वीकनेस। और जब मरीज में मस्कुलर वीकनेस रहेगी तो मरीज जो है आराम से इजीली ब्रेथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन की मसल है वो जब वीक हो जाएगी तो मरीज को सांस लेने में वहां पे दिक्कत होगी। तो इस बीमारी के अंदर मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलती है। एसिटाइल कोलिन की कमी की वजह से मस्कुलर वीकनेस होती है। तो इसका इलाज जो रहता है, इस बीमारी का इलाज जो रहता है वो हम इसके अंदर रिप्लेस करते हैं एसिटाइल कोलिन। इस मस्कुलर वीकनेस को ठीक करने के लिए एसिटाइल कोलिन आपको देना पड़ेगा, उसका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इस बीमारी का सबसे पहला क्लासिकल साइन जो होता है मस्कुलर वीकनेस का, वो टॉसिस साइन होता है। इस टॉसिस वर्ड का मतलब होता है ड्रॉपिंग आईलिड। इसका मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग आईलिड। टॉसिस का मतलब होता है ड्रॉपिंग आईलिड। आईलिड का ड्रॉप हो जाना टॉसिस कहलाता है। इस बीमारी को डायग्नोस करने के लिए टेंसिलोन नाम का टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? टेंसिलोन टेस्ट, या इसी टेस्ट का दूसरा नाम है इड्रोफोनियम टेस्ट। तो ये कुछ खास बातें माइस्थेनिया ग्रेविस बीमारी के बारे में थी। अब सवाल ने आपको ये पूछ दिया है कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब उसकी रेस्पिरेटरी मसल में थोड़ी वीकनेस आई है। अब जब भी याद रखिएगा, सांस लेने में दिक्कत हो और उसकी पोजीशन पूछी जाए तो हमेशा, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, हमेशा जो बेस्ट पोजीशन मानी जाती है वो सिटिंग इन हाई फाउलर पोजीशन। जैसे ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिटिंग इन हाई फाउलर पोजीशन इज द बेस्ट वन। सुपाइन विद नो पिलो, साइड लाइन विद बैक सपोर्ट और प्रोन विद हेड टर्न जो है, इससे ब्रेथ इजी नहीं होगा, या इजी ब्रेथ के लिए ये बेस्ट पोजीशन नहीं बन सकते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी। और डी में क्या बोला है? सिटिंग विद हाई फाउलर पोजीशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? द नर्स हैज रिसीव ए रिपोर्ट फ्रॉम द रजिस्टर्ड नर्स ऑन सेवरल क्लाइंट्स विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम।
आपने रिपोर्ट रिसीव की है और ये रिपोर्ट आप किससे रिसीव कर रहे हो, रजिस्टर्ड नर्स को रिपोर्ट कर रिसीव कर रहे हो। बहुत सारे मरीज जिनको हो रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही है, ये रिपोर्ट रिसीव कर रहे हो। अपॉन रिसीविंग द फॉलोइंग क्लाइंट रिपोर्ट विच क्लाइंट शुड बी सीन फॉर, सबसे पहले प्रायोरिटी के तौर पे आप किस मरीज को देखोगे। सभी मरीजों की रिपोर्ट आपको मिली और सभी मरीजों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसमें सबसे पहले देखा जाने वाला मरीज कौन सा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्लाइंट विद एम्पाइसीमा एक्सपेक्टिंग डिस्चार्ज। एम्पाइसीमा का मरीज है लेकिन आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हो कि वो डिस्चार्ज होने वाला है। पहला ऑप्शन क्लाइंट विद एम्पाइसीमा एक्सपेक्टिंग डिस्चार्ज। दूसरा है ब्रोंकाइटिस क्लाइंट रिसीविंग आईवी एंटीबायोटिक, ब्रोंकाइटिस का मरीज है जिसको आईवी एंटीबायोटिक मिल रही है। तीसरा है ब्रोंकाइटिस क्लाइंट विद एडिमा एंड नेक वेन डिस्टेंशन, ब्रोंकाइटिस का मरीज है उसको एडिमा और नेक वेन डिस्टेंशन हो रहा है। और लास्ट है सीओपीडी का मरीज है जिसका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 85% है, ऑक्सीजन का लेवल एसपीओ2 जो है वो 85% है सीओपीडी का मरीज। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, आपको आंसर पुट करना है कि कौन से मरीज को सबसे पहले प्रायोरिटी देके यहाँ पे आप देखेंगे। जवाब लिखिएगा बहुत अच्छे, कौन से मरीज को आप प्रायोरिटी देंगे। मैक्सिमम लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है और उन्होंने जवाब दिया है सर इसका जवाब होगा डी, सीओपीडी क्लाइंट विद PO2 85। तो ये जवाब बिल्कुल खोटा है क्योंकि जो सीओपीडी का मरीज होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का मरीज होता है, उसमें एक्सपेक्टेड सैचुरेशन जो है वो 85 के आसपास रहता है। ये सीओपीडी के मरीज में एक एक्सपेक्टेड चीज है, इसको सुन के कि भाई सीओपीडी का मरीज है वो उसका सैचुरेशन 85 हो गया, तो इसमें आपको कान खड़े करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड सैचुरेशन है। सीओपीडी वाले मरीज में आप इतना ही सैचुरेशन एक्सपेक्टेड कर सकते हो। तो ये डी ऑप्शन जो है यहाँ पे खोटा रहेगा। ऑप्शन ए जो कह रहा है कि मरीज डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये कोई प्रायोरिटी मरीज नहीं है, इसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम्पाइसीमा का मरीज जरूर है पर वो ठीक है इसीलिए तो डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये भी जवाब क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। और ऑप्शन बी में कह रहा है ब्रोंकाइटिस है, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल, और जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके इलाज के लिए एंटीमाइक्रोबियल एजेंट काम में लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप एंटीबायोटिक दे रहे हो तो इसको प्रायोरिटी देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो मरीज है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का है और आपने ये कुछ चीजें दी, तो ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं एडिमा है और नेक वैन का डिस्टेंशन है, ये मरीज सफर कर रहा है हार्ट फेलियर से। किससे सफर कर रहा है, हार्ट फेलियर से। और हार्ट फेलियर जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर जो है एक मेजर एलिमेंट है डेथ के लिए, या ये कंडीशन और वर्स हो जाएगी आगे जाके। तो इस मरीज को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना है, कुछ ना कुछ इंटरवेंशन यहाँ पे आपको काम में लेने हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। देखिएगा अगर आप कुछ अच्छे कंसेप्ट समझ पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, तो चैनल को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऊपर वाला सब जानता है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा था कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आप इंसान हैं, इंसान की मदद कीजिए। उन सब लोगों को चीजों के बारे में बताइए जो अभी तक अज्ञानता में है, जिनको पता नहीं है इस तरीके के कंटेंट का, तभी हम एक्चुअली में मनुष्य कहलाने के काबिल बनेंगे। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक क्लाइंट हैज सस्टेन डैमेज टू द प्री ऑक्सीपिटल एरिया। जो लोब है, जो डैमेज लोब हुआ है, वो लोब हुआ है प्री ऑक्सीपिटल लोब, उसके अंदर डैमेज हुआ है। द नर्स शुड रिमेन पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे। मरीज को डैमेज कहां हुआ है, प्री ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। जो अपना सेरिब्रम होता है, उस सेरिब्रम को डिफरेंट लोब के अंदर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें एक लोब जो होता है वो फ्रंटल लोब होता है, एक लोब जो होता है वो पैराइटल लोब होता है, एक लोब जो होता है वो ऑक्सीपिटल लोब होता है, एक लोब जो होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। जो आगे वाला लोब है इसको फ्रंटल लोब कहते हैं। ये जो लोब है इसको हम पैराइटल लोब के नाम से जानते हैं। ये जो लोब है इस लोब को हम टेम्पोरल लोब के नाम से जानते हैं। ये पैराइटल है, ये टेम्पोरल लोब है, और ये जो बैक वाला लोब है ये ऑक्सीपिटल लोब कहलाएगा। यहाँ पे मरीज को जो प्रॉब्लम हुई है प्री ऑक्सीपिटल लोब, जो ये एरिया है यहाँ पे मरीज को डैमेज हुआ है, ये एरिया ऑक्सीपिटल एरिया की तरफ को इंडिकेट करता है। तो डैमेज ऑक्सीपिटल एरिया के अंदर हुआ है। जो फ्रंटल लोब है, जो आगे की तरफ है, जो फ्रंटल लोब है, इसमें प्राइमरी मोटार एरियाज, ब्रोकाज एरियाज, प्री मोटार एरियाज, प्री फ्रंटल एरियाज, ये कुछ एरिया जो मोटार एरिया जो बोलने के लिए, स्केलेटल मसल के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। दूसरा जो आपका पैराइटल लोब है, यहाँ पे सोमेटोसेंसरी एरिया और गस्टेटरी एरियाज पाए जाते हैं। और जो आपका टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे ऑडिटरी एरिया, ऑल्फैक्टरी एरिया, इसके अलावा जो है वर्निकेज एरिया, ये कुछ एरिया जो है वो टेम्पोरल लोब के अंदर पाए जाते हैं।
लेकिन जो आपका पोस्टीरियर साइड है यहाँ पे विजुअल एरिया पाया जाता है। कौन सा एरिया? विजुअल, और जो विजन के अंदर मदद करता है, दिखने में मदद करता है। ऑप्शन आपको लिखे हुए है कि मरीज में विजुअल इंपेयरमेंट हो जाएगा, बी ऑप्शन कह रहा है स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी, सी ऑप्शन है जजमेंट इंपेयरमेंट होगा, और डी ऑप्शन है हियरिंग इंपेयरमेंट होगा। इंजुरी कहां हुई है? ऑक्सीपिटल में, और ऑक्सीपिटल किसके लिए जिम्मेदार है? विजन के लिए। जो सेंस कराता है ऑक्सीपिटल एरिया वो विजन का सेंस कराता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑक्सीपिटल एरिया में डैमेज है तो कौन सा इंपेयरमेंट होगा? इट्स विजुअल इंपेयरमेंट होगा। ऑक्सीपिटल एरिया में डैमेज है तो विजुअल इंपेयरमेंट होगा। अगर आपको स्वेलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है तो गैग रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, गैग रिफ्लेक्स में दिक्कत है, यहाँ पे आपका स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट है, गैग रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको इंपेयरमेंट हो रहा है जजमेंट के अंदर तो प्रॉब्लम फ्रंटल लोब के अंदर है। कौन सा लोब के अंदर है? फ्रंटल लोब जो होता है उसमें प्रॉब्लम होने से आपका इंपेयरमेंट किसका होता है? जजमेंट का, है ना। अगर आपको हियरिंग में इंपेयरमेंट है तो आपके टेम्पोरल लोब में प्रॉब्लम है। कौन से लोब में प्रॉब्लम है? टेम्पोरल लोब के अंदर। अगर प्रॉब्लम टेम्पोरल लोब में होती है तो प्रॉब्लम हियरिंग के अंदर होगी। अगर प्रॉब्लम फ्रंटल लोब में होगी तो प्रॉब्लम जजमेंट में होगी। अगर प्रॉब्लम ऑक्सीपिटल लोब में होगी तो विजन में होगी। यस और नो? और जो गैग रिफ्लेक्स है वो कैरिड आउट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा, वहां पे इसका रिफ्लेक्स सेंटर पाया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है और इसका डिटेल थ्योरेटिकल लेक्चर पढ़ने के लिए आपको कहां पहुंचना पड़ेगा? नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट NNI, जहां पे करवाई जाती है कंसेप्चुअल स्टडी। नॉर्सेट 2021 का अगर सपना आप देख रहे हो तो आप 6 महीने के लिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़िए। आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप वो सब पढ़ेंगे जो एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए होता है। सिलेक्टेड मटेरियल, स्मार्ट स्टडी, डेली कंसेप्चुअल स्टडी के साथ में एमसीक्यूज सॉल्विंग सेशन रखे जाते हैं और जिससे आपके वो सारे कंसेप्ट बन जाएंगे जो जरूरत होती है नॉर्सेट जैसे पेपर के लिए। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट को आज ही अप्रोच कीजिए। लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि लाइक बटन को दबाते ही आपके कंसेप्ट बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बढ़िया कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखे चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा क्लिनिकल साइन जो है वो नर्स एक्सपेक्ट करती है अगर क्लाइंट जो है वो एक्सपीरियंसिंग कराए राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर का क्वेश्चन है ये, और यहां पे हार्ट फेलियर कौन सा दिया है? राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। और आपको पूछा है कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर का सिम्टम कौन सा है, कौन सा सिम्टम आप एक्सपेक्ट करोगे। तो हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है। एक हार्ट फेलियर कौन सा होता है? राइट हार्ट फेलियर, और दूसरा हार्ट फेलियर कौन सा होता है? लेफ्ट हार्ट फेलियर। दो तरह के हार्ट फेलियर होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट हार्ट फेलियर। जो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसमें राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाता। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। अब मैं अगर हार्ट की बात करूं और इस हार्ट के अंदर अगर आपका राइट साइड का हार्ट जो है वो ब्लड पंप नहीं करेगा तो इस राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से, और राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अगर आपका ये राइट चैम्बर पंप करने में फेल हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है, तो जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से वो यहाँ भरेगा, और जब ये आगे खाली नहीं होगा, ये आगे खाली नहीं होगा तो ये यहीं बना रहेगा, तो ये ब्लड ऊपर से आएगा नहीं। तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है वो जो लेके आ रही है जुगुलर वेन, वो जुगुलर वेन क्या हो जाएगी? डिस्टेंडेड हो जाएगी। तो यहाँ पे जुगुलर वेन जो है उसमें डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। वो आपका जो लीवर है वो साइज में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये लोअर बॉडी से जो ब्लड आ रहा है ये लीवर वगैरह से आ रहा है, तो वो साइड में बड़ा होगा। हिपेटोमेगैली देखने को मिलेगी, स्प्लीन साइज में बड़ा होगा, स्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी। एसाइटिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एसाइटिस हो जाएगा। एडिमा हो जाएगा, लोअर लेग के अंदर एडिमा देखने को मिलेगा, जनरल लोअर बॉडी के अंदर पेडल एडिमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हिपेटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली, एसाइटिस, एडिमा इन द लोअर बॉडी, ये सब साइन जो है वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के मरीज के अंदर देखने को मिलते हैं। जब हम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लंग्स है वहां से पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आती है जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है एओर्टा के अंदर। किसमें पंप करता है? एओर्टा में। अब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया है तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड इसमें खाली नहीं होगा, तो जो पल्मोनरी वेन है इसका ब्लड खाली नहीं होगा, तो जो पल्मोनरी लंग्स है उसके अंदर भीड़ बढ़ेगा, लंग्स के अंदर कंजेशन होगा, इस वेन के अंदर कंजेशन होगा, यहाँ ब्लड ज्यादा होगा। जब लंग्स में कंजेशन होगा तो पल्मोनरी सिम्टम आएंगे, मरीज को जो है डिस्निया ऑन एक्सर्शन होएगा, है ना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी एक्सर्शन के समय। इसके अलावा इस मरीज के अंदर जो है कॉफ का प्रॉब्लम रहेगा, कॉफ होगा, वहां पे नॉन प्रोडक्टिव कॉफ होगा। ये कैसा होगा? नॉन प्रोडक्टिव
कॉफ जो रहेगा, खांसी जो रहेगी, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं रहेगा। यहाँ पे डिस्नी ऑन एक्सर्शन देखने को मिलेगा। लंग्स के साउंड जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो क्रैकल साउंड वहां देखने को मिलेंगे ऑस्कल्टेशन के समय। तो अगर डिस्नी ऑन एक्सर्शन हो रहा है, कॉफ हो रहा है, क्रैकल साउंड आ रही है, सारे के सारे लेफ्ट हार्ट फेलियर के सिम्टम है मरीज के अंदर। दो तरीके के सिम्टम होते हैं, राइट हार्ट फेलियर के और लेफ्ट हार्ट फेलियर के। आपको दोनों ही सिम्टम को साथ में समझना है ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने आपको पूछा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, जो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ड्राई एंड नॉन प्रोडक्टिव कॉफ, जो सी में है ऑर्थोपनिया, दैट इज अपराइट बैठना पड़ता है क्योंकि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, और सी डी लिखा हुआ है क्रैकल ऑन चेस्ट ऑस्कल्टेशन। ये तीनों के तीनों लेफ्ट हार्ट फेलियर को इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये तीनों सिम्टम राइट हार्ट फेलियर के नहीं है। तो बी, सी और डी यहाँ जवाब नहीं बनेंगे। ए ऑप्शन कह रहा है जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जो कि फर्स्ट साइन हमने अभी लिखा है राइट साइडेड हार्ट फेलियर का कि उसमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन होता है। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए। इसमें जुगुलर वेन का क्या हो रहा है, डिस्टेंशन हो रहा है। बी, सी और डी तीनों ही क्या है, खोटे जवाब है क्योंकि ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के सिम्टम है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ। लाइक बटन जिन्होंने अभी तक प्रेस नहीं किया है, प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एक मरीज है जिसको सब ड्यूरल हीमेटोमा हुआ है। क्वेश्चन आपसे बहुत क्लियरली पूछ रहा है कि मरीज को क्या हुआ है, सब ड्यूरल हीमेटोमा हुआ है। क्या हुआ है, सब ड्यूरल हीमेटोमा हुआ है, और दवाई क्या मिल रही है इसको, मैनिटोल मिल रही है। दवाई क्या मिल रही है, मैनिटोल। सब ड्यूरल ड्यूरामेटर के नीचे ना, सब ड्यूरल जो एरिया है वो ड्यूरामेटर के नीचे है। जैसे मैं अगर बात करूं अपने ब्रेन की, ये ब्रेन होता है, इस ब्रेन को कवर करके रखती है 3 लेयर, मेनिंजेज उनको बोलते हैं, है ना। ये जो ब्रेन है इसको कवर करके रखती है 3 लेयर, इसको मेनिंजेज बोलते हैं। ये है आपका सेरिब्रम और ब्रेन, इसको कवर करके रखते हैं 3 लेयर। सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो है पाया मैटर, इसके बाद में दूसरे नंबर की जो लेयर है वो एरेक्नोइड मैटर, तीसरे नंबर की जो लेयर है इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। इस बार हेमरेज कहाँ हुआ है, ड्यूरामेटर के नीचे। तो ये जो जगह है इसको सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे मरीज को हेमरेज हुआ है, ये सब ड्यूरल हेमरेज कहलाता है। ड्यूरामेटर के नीचे हेमरेज हुआ है, सब ड्यूरल हेमरेज के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इस मरीज के ये जो हेमरेज वाला एरिया है, ये हेमरेज होने की वजह से इस मरीज का इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसको मिनिमाइज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हमने एक ड्रग दिया है मरीज को जिसका नाम है मैनिटोल। क्या नाम है इस दवाई का, मैनिटोल। एंड लेसिक्स, दूसरी दवाई आपने क्या दिया है, लेसिक्स। तो एक दवाई आपने क्या दिया है, मैनिटोल, दूसरा दवाई आपने क्या किया, लेसिक्स। मैनिटोल दवाई जो होती है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। कौन सा डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक वो दवाई होती है जो ऑस्मोसिस करवाती है और डायूरेसिस कराती है। तो मैनिटोल दवाई जो है वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, और दूसरा दवाई जो लेसिक्स यहाँ पे दिया जा रहा है इसको हम लूप डायूरेटिक कहते हैं। कौन सा डायूरेटिक कहते हैं, लूप डायूरेटिक। तो दो दवाई यहाँ पे दी जा रही है, एक दी जा रही है ऑस्मोटिक डायूरेटिक और दूसरी दी जा रही है लूप डायूरेटिक। मरीज को क्या हुआ है, सबड्यूरल हीमेटोमा, और उसकी वजह से मरीज को किसकी संभावना है, आईसीपी बढ़ने की संभावना है। उसके लिए आप 2 तरह की दवाई यहाँ पे दे रहे हो। अगला है द नर्स रिकॉग्नाइज दैट दीज 2 ड्रग आर गिवन टू रिवर्स विच इफेक्ट। कौन से इफेक्ट को रिवर्स करना चाहते हो, मतलब कौन सी प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, क्या दिक्कत हुई है इसलिए डायूरेटिक दे रहे हो। फर्स्ट है एनर्जी फेलियर, सेकंड है एक्सेसिव इंट्रासेलुलर कैल्शियम एक्यूमुलेशन, थर्ड है सेरिब्रल एडिमा, और फोर्थ है एक्सेसिव ग्लूटामेट रिलीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया हमने, क्योंकि न तो हमने इसकी बात की है ए की, न बी की बात की, न डी की बात की। हमने तो ए की बात की कि जब सब ड्यूरल हीमेटोमा हुआ तो क्या हुआ, आईसीपी बढ़ा, और इनकी आईसीपी का ही दूसरा नाम है सेरिब्रल एडिमा। इसी का दूसरा नाम क्या है, सेरिब्रल एडिमा। इसी का तीसरा नाम क्या है, ब्रेन इंजुरी। क्या नाम है, ब्रेन इंजुरी बोलो, इंक्रीज आईसीपी बोलो, सेरिब्रल एडिमा बोलो, तीनों एक ही नाम है। और इसको एडिमा को कम करने के लिए, आईसीपी को मिनिमाइज करने के लिए हमेशा यूज किया जाता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और अच्छे से मदद करने के लिए साथ में लूप डायूरेटिक भी काम में लेते हैं। तो ये दवाइयां दोनों ही क्या करेगी, सेरिब्रल एडिमा को कम करेगी, और जब सेरिब्रम में एडिमा कम होगा तो आईसीपी कम होगा, और आईसीपी कम होगा तो मरीज का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आएगा, मरीज जागृत अवस्था में आएगा, मरीज की आंख खुलेगी और वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएगा। जिंदगी में बेस्ट करना चाहते हो तो अपनी आंख को हमेशा खुला रखो, पता करो कि वो कौन सी जगह है जो आपके लिए सूटेबल है। पता करो वो कौन सी जगह है जो आपके लिए सूटेबल है। ये एक ऊंट होता है और ऊंटनी होती है, और उसके एक छोटा सा बच्चा होता है। वो बच्चा और ऊंटनी दोनों
एक जगह पे होते हैं जहां पे ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी से पूछता है कि माँ ये जो हमारे कुबड़ है ये क्यों बनी हुई है, तो ऊंटनी कहती है कि बेटे ये कुबड़ हम रेगिस्तान के अंदर पानी की कमी होती है तो ये कुबड़ जो होती है ये पानी को स्टोरेज रखती है ताकि हम लंबे समय तक जिंदा रह सके रेगिस्तान के अंदर। तो बच्चे का दूसरा क्वेश्चन, माँ जो हमारे पैर होते हैं ये ऐसे फ्लैट और मोटे मोटे क्यों होते हैं, तो ऊंटनी का बच्चा कहता है कि बेटे हम रेगिस्तान में रहते हैं, वहां बहुत सारा रेत होती है, उसमें हमारे पांव धसे नहीं और हम लंबे टाइम तक वहां पे चल पाए क्योंकि हम रेगिस्तान के जहाज है, तो उस रेत के ऊपर ऊपर चलने में ये पांव हमारी मदद करते हैं, ये फ्लैट फुट हमारी मदद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चे का देखिएगा कि उस बच्चे ने पूछा कि माँ जो हमारी आई होती है इसके ऊपर जो आईब्रोज होती है ये इतनी मोटी मोटी क्यों होती है, तो माँ का जवाब होता है कि बेटे आंधी चलती है रेगिस्तान के अंदर और वो धूल जो है वो हमारी आंख के अंदर ना गिरे, इसके लिए आईब्रोज हमारी मदद करती है, उस धूल से हमारी आंख को भरने में मदद करती है, भरने से मदद करती है। तो बच्चा कहता है कि माँ जब कुबड़ जो है वो इसलिए दिया ताकि हम रेगिस्तान में बिना पानी के जिंदा रह सके, हमारे जो पांव फ्लैट इसलिए दिए ताकि हम रेगिस्तान के अंदर आराम से चल सके, हमारी आईब्रोज लंबी लंबी इसलिए दी है ताकि हम रेगिस्तान के अंदर धूल भरी आंधियों से खुद का बचाव कर सके। तो फिर माँ हम रेगिस्तान में क्यों नहीं हैं, हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? समझे पॉइंट को कि हम रेगिस्तान में क्यों नहीं है, हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। वो दोनों बच्चे और माँ चिड़ियाघर में कैद होते हैं जबकि उनकी बॉडी की पूरी फिजिक्स उनको रेगिस्तान के में जिंदा रहने के लिए दी है। दोस्तों अपना कंफर्ट जोन छोड़े, आप चिड़ियाघर में रहना पसंद ना करें, खुले हो जाओ, रेगिस्तान में जाओ, कंफर्ट जोन को छोड़ो, अपने आप को मैदान के अंदर उतारो, अपनी जगह डिसाइड करो कौन सी आपकी जगह है, कहां पे आपका रेगिस्तान है जहां आप खुल के अपना काम कर सको, खुल के अपनी बॉडी को, जो भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, जिस फिजिक्स को आपको दिया है उसका पूरा यूज कर सको और अपनी जिंदगी को सफल बना सको। तो निकल जाओ एक खुली चिड़िया की तरह उस मैदान के अंदर जहां पे सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, जिंदगी एक ही बार मिलती है और इस एक मौके के अंदर वो सब करो जो आप करना चाहते हो। एक खुली चिड़िया की तरह निकल जाओ, आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी जी के जियो, डर के मत जियो साहब, डर के मत रहो। लाइफ के अंदर एग्जाम है, ये कोई ये महातौफ नहीं है। आराम से कंसेप्चुअल स्टडी कर लो और कंसेप्चुअल स्टडी की एक ही जगह है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। थ्योरी लेक्चर के साथ में अगर कंसेप्ट बनाना चाहते हो तो एकमात्र जगह पे आना पड़ेगा। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, अगर आपको कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो लाइक बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूले। एक और इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए कि जो कंसेप्चुअल स्टडी चलती है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, वहां पे हर मंडे को ऑफलाइन टेस्ट होता है। अगर आप ये टेस्ट कैरीड आउट करना चाहते हो तो पहुंच जाए लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। ऑफलाइन टेस्ट एकदम फ्री है सब लोगों के लिए, तो आप आए, रजिस्टर्ड कराएं और डेली ये मंडे को टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। ये जो मंडे टेस्ट रहता है ये मंडे टेस्ट फ्री, डेली मंडे टेस्ट होता है, हर मंडे को टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद में कंप्लीट पेपर विद रैशनल सॉल्व करवाया जाएगा। तो पहुंच जाइए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट फ्री मंडे टेस्ट को अटेंड करने के लिए। 2:30 बजे से ये टेस्ट कैरीड आउट होता है हर मंडे को, 2:30 PM को ये टेस्ट कैरीड आउट होता है और इस टेस्ट को अटेंड करके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा और रेटिंग में जाके ऐप को सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और इसके ऊपर अपना इंपॉर्टेंट रिव्यू जरूर लिख दीजिएगा। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कंसेप्ट किस तरीके से बनाना है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से सुनिएगा और ऑप्शन को चूज करिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट आफ्टर ए कार एक्सीडेंट। कार एक्सीडेंट के बाद में आप मरीज को असेस कर रहे हो। पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, आपको लग रहा है कि उसमें पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज ए लेट साइन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। मरीज जो है उसको क्या हुआ है, कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ है मरीज का, कार एक्सीडेंट हुआ है। कार एक्सीडेंट के बाद में मरीज आपके पास में आया है, आप सस्पेक्ट कर रहे हो पार्शियल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है मरीज के अंदर, ये सस्पेक्ट कर रहे हो। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो लेट साइन है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फोकस चीज क्या है, लेट साइन पूछा है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का कौन सा साइन पूछा है, लेट साइन पूछा है। फोकस करिएगा क्वेश्चन को क्योंकि जवाब यही है।
क्वेश्चन के अंदर एक कंसेप्ट होता है, उसको पकड़ना होता है। और यहाँ पे लेट साइन आपको कंसेप्ट देगा। लेट साइन आपको यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रेल ऑस्कल्टेट इन ब्रेथ साउंड, सेकंड ऑप्शन कह रहा है रेस्टलेसनेस, थर्ड ऑप्शन कह रहा है साइनोटिक ईयर लॉब्स, और लास्ट है इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। चार ऑप्शन लिए हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसका लेट साइन आपको पूछा है। फटाफट से जवाब लिखिएगा, लेट साइन जवाब लिखिएगा। देखिएगा हमेशा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो मरीज को क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा। क्या होगा, हाइपोक्सिया। जब भी अपनी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो इसका हमेशा फर्स्ट साइन जो होता है वो होता है रेस्टलेसनेस। ये अर्लीस्ट साइन होता है। तो रेस्टलेसनेस तो यह जवाब नहीं बन सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल खोटा है अगर आप जवाब दे रहे हो, क्योंकि ये तो अर्ली साइन है, हमें लेट साइन पूछा है, इसलिए ये तो जवाब नहीं बन सकता। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको वहां पे स्ट्राइडर मतलब जो है साउंड सुनाई देगा जब सांस लेंगे, तो इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर भी यहाँ नहीं बनेगा, ये भी अर्ली साइन में आएगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होते ही आवाज आने लग जाएगी। सांस ब्रेथ लेंगे तो ब्रेथ के साथ में साउंड यहाँ पे हर्ट होएगा, तो ये भी अर्लियर साइन है। इसके अलावा यहाँ पे रेस्टलेसनेस लिखा है, वो भी अर्लियर साइन है, तो ये दो तो नहीं बन सकते। इसके अलावा जो रेल ऑस्कल्टेशन इन ब्रीथ साउंड है, इसका संबंध एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ना तो अर्ली है ना लेट साइन में आएगा। तो डेफिनेटली लेट साइन, ये जो दो साइन हमने लिखे ये दोनों साइन किस में आएंगे, अर्ली के अंदर। अगर मैं लेट साइन की बात करूं तो हाइपोक्सिया की वजह से सबसे लास्ट में क्या होता है, साइनोसिस होता है। क्या होता है, साइनोसिस होता है, जो सबसे लास्ट में होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइनोटिक ईयर लॉब्स। ईयर लॉब के अंदर अगर साइनोसिस हो जाए, ये हाइपोक्सिया का साइन है, ये सबसे लेट साइन के अंदर आएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाइपोक्सिक जो कंडीशन देखने को मिलेगी ईयर लॉब के अंदर, ये लेट साइन के अंदर काउंट होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा कंसेप्ट पकड़े, समझे, डेफिनेटली मदद होगी, जिंदगी भर काम आएंगे ये। आगे लेके चलता हूं। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर ए क्लाइंट विद सीओपीडी टू अवॉइड स्मोकिंग। एक सीओपीडी का मरीज है, किसका मरीज है, सीओपीडी का मरीज है यहाँ पे, और इस मरीज में आप क्या कह रहे हो, अवॉइड कर दो साहब, क्या, स्मोकिंग। सीओपीडी वाले मरीज को स्मोकिंग अवॉइड करने का बोल रहे हो, क्या प्राइमरी रीजन है, फर्स्ट प्राइमरी रीजन बताओ स्मोकिंग अवॉइड करने का सीओपीडी वाले मरीज में। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज द सीओपीडी। स्मोकिंग, सुट्टा लगाने की आदत है, आप कह रहे हो मत लगाओ, क्या प्राइमरी रीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आराम से जवाब दीजिएगा। फर्स्ट कह रहा है ये अफेक्ट करता है पेरिफेरल ब्लड वेसल को, दूसरा है ये कोज करता है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, तीसरा है ये डिस्ट्रॉय करता है लंग्स की पेरेन्काइमा को, और लास्ट है ये पैरालिसिस करता है सिलियरी एक्टिविटी को। चार ऑप्शन लिखे हुए। सीओपीडी वाले मरीज में आप इसको स्मोकिंग करना अवॉइड करने का कह रहे हो, क्या करता है स्मोकिंग को अवॉइड कराने का प्राइमरी रीजन हमारा क्या रहेगा, जवाब लिखिएगा प्राइमरी रीजन। बहुत बढ़िया। स्मोकिंग क्या करता है, कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है। स्मोकिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल को अफेक्ट नहीं करता है इनिशियली फर्स्ट इफेक्ट नहीं है, पहला मना करने का रीजन ये नहीं है। स्मोकिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कोजेज नहीं करता है, और ये लंग की पेरेन्काइमा को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। ये स्मोकिंग को बंद कराने के प्राइमरी रीजन हमारे नहीं रहते हैं। स्मोकिंग जो होता है वो सिलियरी एक्टिविटी जो होती है अपने लंग्स के अंदर, उसको पैरालाइज कर सकता है। जो लंग्स है उस लंग्स के अंदर पाए जाते हैं सीलिया। क्या पाए जाते हैं, सीलिया। और ये सीलिया का काम क्या होता है, ये जो सारे सीलिया होते हैं इनका काम होता है कि लंग्स के अंदर जितना भी म्यूकस बनता है, उस म्यूकस को ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया इस म्यूकस को बाहर लाने के मदद करते हैं। लंग्स के अंदर बनने वाले म्यूकस को सीलिया बाहर की तरफ लाएंगे। ये जो स्मोक है, ये जो सुट्टा है, ये इन सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनको पैरालाइज कर सकते हैं। तो इनको जब पैरालाइज कर देते हैं तो जो अंदर के सिक्रीशंस है वो बाहर नहीं आ पाते हैं। जब अंदर के सिक्रीशन लंग्स के अंदर ही रुकेंगे तो लंग्स के अंदर हवा भरने की जगह नहीं होगी। अगर लंग्स में हवा नहीं भरेगी तो इस मरीज को क्या होएगा, हाइपोक्सिया होएगा। क्या होगा, इसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी रहेगी, क्योंकि फेफड़े में जब हवा आ ही नहीं रही है और अंदर म्यूकस भरा हुआ है, अंदर जो है जो एयर है वो बाहर नहीं निकल पा रही है, तो अंदर हवा भरी हुई रहेगी, अंदर म्यूकस भरा हुआ रहेगा, तो फ्रेश हवा अंदर आएगी नहीं, गैस एक्सचेंज प्रॉपर्ली नहीं होगा, मरीज हाइपोक्सिक होएगा, उसका सैचुरेशन का लेवल SpO2 जो है वो कम होएगा। उस मरीज के अंदर हाइपोक्सिया की वजह से RBC जो है वो ज्यादा बनेगी, उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा, पॉलीसाइथीमिया देखने को मिलेगा। RBC ज्यादा होने की वजह से उसमें थ्रोम्बस बनने की संभावना रहती है, थ्रोम्बस पेरिफेरल आर्टीरियल ओक्लूसिव डिजीज ये होने की संभावना होती है।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने की संभावना होती है, स्ट्रोक होने की संभावना होती है ऐसे मरीजों के अंदर। ये सब रीजन होता है पॉलीसाइथीमिया की वजह से, एक्सेसिव हीमोग्लोबिन और एक्सेसिव आरबीसी की वजह से। ब्लड जो है उनका गाढ़ा हो जाता है, उनके जो पेरिफेरल एरिया वो साइनोस्ड रहते हैं, वार्म रहते हैं, क्योंकि वहां पे ब्लड ज्यादा जाता है। वे जो डायलेटरी कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोक्सिया की वजह से, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है सीओपीडी वाले मरीजों में। स्मोकर, जो क्रॉनिक स्मोकर होते हैं, इसलिए स्मोकिंग बंद करो, सीलिया का डैमेज होना रोको, लंग्स को खाली करवाओ, गैस एक्सचेंज बढ़िया करवाओ, तो ये सारे सिम्टम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। तो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है स्मोकिंग का, वो सीलिया का डिस्ट्रक्शन होता है। अगर कंसेप्ट पा रहे हो समझ, तो काम एक करना है, प्रेस द लाइक बटन, और कंसेप्ट को, कंसेप्चुअल स्टडी को करने के लिए नॉर्सेट 2021 को अगर टारगेट बनाया है तो पहुंच जाओ नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। डेली कंसेप्चुअल स्टडी विद एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। हर एक कंसेप्ट को खोल के रखेंगे और उसको समझ के आप एग्जाम में क्रैक कर जाओगे। आगे लेके चलता हूं, लाइक बटन को प्रेस करना ना भूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही कतई जहर क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक क्लाइंट रिसीविंग ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक मरीज है जो एमआरआई क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये मरीज को हो रही है। एमआरआई करानी है आपको मरीज को, और वो एमआरआई प्रोसीजर के लिए आप मरीज को तैयार कर रहे हो। कौन सा इंप्लीमेंट करोगे आप, कौन सी चीज इंप्लीमेंट करोगे उस मरीज के अंदर। क्लाइंट रिसीविंग एमआरआई प्रोसीजर शुड हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंप्लीमेंटेशन, कौन सा एक्शन वहां पे आपको लेना, चेक करना जरूरी है। फर्स्ट कहा जा रहा है कि आप इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे और एट्रोपिन वहां पे मरीज को देंगे। दूसरा, इंजेक्शन साइट को स्क्रब करेंगे 15 मिनट के लिए। तीसरा, आप रिमूव कर देंगे सारी ज्वेलरी और इंक्वायरी करेंगे रिगार्डिंग मेटल इम्प्लांट। और लास्ट है, आप एडमिनिस्टर कर लोगे बेनाड्रिल 50 मिलीग्राम बाय माउथ। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। एमआरआई मरीज का होना है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई जब भी मरीज का आप कर रहे हो तो कौन सी चीज का ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2 बातें यहाँ क्लियर करूंगा, एक होता है सीटी स्कैन और दूसरा होता है एमआरआई। एक होता है सीटी स्कैन और दूसरा होता है एमआरआई। सीटी स्कैन जब हम मरीज का कराते हैं, और सीटी स्कैन में कॉन्ट्रास्ट सीटी जब करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डाई आयोडीन सेल पीस ये काम में लेते हैं, तो यहाँ दोनों चीजों में फर्क है। जब आप सीटी करवा रहे हो मरीज को, तब तो आपको मरीज में असेस करना होता है एनी एलर्जी, और किससे एलर्जी, डाई से, एग से, सेल्फिश से, किसी इन 4 चीजों से, 5 चीजों से जो डाई में मटेरियल यूज किए जाते हैं, इनसे अगर किसी तरीके का एलर्जी है तब तो आप सीटी नहीं करवा सकते, कॉन्ट्रास्ट सीटी। तो सीटी में तो ये असेस करना है। अगर आप एमआरआई करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको चेक करना होता है, ज्वेलरी को रिमूव करना होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है मरीज। ज्वेलरी जो होती है इनको रिमूव कर दो। इसके अलावा कोई इंप्लांट अगर मरीज को लगा हुआ है तो उसकी एमआरआई नहीं हो सकती, तो इसकी हिस्ट्री लेना जरूरी है एमआरआई में, और एलर्जी की हिस्ट्री लेना जरूरी है सीटी के अंदर। यहाँ पे हमें एमआरआई का पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी, रिमूव कर दो ज्वेलरी, और मरीज से इंक्वायरी करो किसी भी तरह का इंप्लांट तो नहीं लगा हुआ है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि इस तरह की हिस्ट्री आपको वहां पे कलेक्ट करना होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। प्रेस द लाइक बटन, आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिए समझिए, दिमाग को साफ करिए और जवाब लिखिएगा। आगे लेके चलता हूं। द लेफ्ट जो है लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स या लाइसेंस वोकेशनल नर्स जो होती है, वो केयर कर रही है एक क्लाइंट की जिसको क्या डायग्नोसिस हुआ है, डायबिटीज। मरीज को कौन सी बीमारी डायग्नोस हुई है, डायबिटीज वाले मरीज को केयर दे रहे हो। डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी है, डायबिटीज मेलाइटस एक बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिटस दूसरी है। डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी है। डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी वाले मरीज में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा, तो डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी जो होती है वो एक हार्मोन की कमी से होती है, और ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। नाम है इसका बहुत बढ़िया, एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएच। इस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से, इसका लेवल कम होने की वजह से एक बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिटस। एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको रिलीज करती है, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है। ये हार्मोन जाके एक्ट करता है नेफ्रॉन के ऊपर। कहां पे एक्ट करता है, नेफ्रॉन के ऊपर, और नेफ्रॉन से वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है। वाटर को क्या कराता है, रीएब्जॉर्ब कराता है। वाटर को रीएब्जॉर्ब कराता है नेफ्रॉन से वाटर को, ताकि वाटर का लॉस नहीं हो बॉडी से और वाटर को कंज्यूम कर सके, इसलिए इसको बोला एंटी डायबिटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, डाययूरेसिस के अगेंस्ट वाला हार्मोन है। अब ये जो डायबिटीज इंसिपिटस बीमारी है, इसमें एडीएच हार्मोन जो है इसकी कमी होती है, मतलब एडीएच हार्मोन की डेफिशिएंसी है। तो नेफ्रॉन से वाटर का क्या नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो फिर वाटर का क्या होगा, लॉस होएगा। रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वाटर का क्या होगा, लॉस।
और डायूरेसिस होएगा, क्या होगा, ज्यादा, और ज्यादा डायूरेसिस होएगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, क्या नाम देते हैं इसको, पॉलीयूरिया, क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। सिंपल सा कंसेप्ट है, एडीएच पानी को रीअब्जॉर्ब कराएगा तो यूरिन ज्यादा नहीं बनेगा, और अगर एडीएच नहीं है तो पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन ज्यादा बनेगा, और ज्यादा यूरिन बनने को क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया वहां पे देखने को मिलेगा। नोज ब्लीडिंग जिसको एपिस्टैक्सिस कहते हैं वो एडीएच की वजह कमी से नहीं होता है, क्लॉट फॉर्मेशन एडीएच से नहीं होते हैं, और ओलिगोयूरिया यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ तो पॉली होगा। जब दो ऑपोजिट ऑप्शन है, ओलिगो और पॉली, तो जवाब पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया जो होता है वो एक्यूट रीनल फेलियर या क्रोनिक रीनल फेलियर को इंडिकेट करता है। रीनल फेलियर वाली कंडीशन के अंदर ओलिगोयूरिया होता है, यूरिन आउटपुट कम बनता है, जब आपका नेफ्रॉन ही काम करना बंद कर दे, कम कर दे, तब ओलिगोयूरिया होता है। क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है, थ्रोम्बस जो बनता है, वो पॉलीसाइथीमिया वाली कंडीशन में बनने की संभावना होती है। यहाँ पे एडीएच की कमी से क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होते हैं। और नोज ब्लीड जो होता है वो ज्यादातर अगर कोई मरीज एंटीप्लेटलेट एजेंट ले रहा है या एंटीकोएगुलेंट्स ले रहा है तब उसको नोज ब्लीड होती है, जिसको हम एपिस्टैक्सिस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टैक्सिस। नोज ब्लीडिंग को बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा तो प्रेस द लाइक बटन, आगे लेके चलता हूं, प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट देखिएगा, अगली एक इंपॉर्टेंट सूचना आप लोगों के लिए, एमपीसीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू में टेस्ट सीरीज आ रही है बहुत जल्दी। और टेस्ट सीरीज कहां पे अवेलेबल होगी, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे आपको ऐप मिलेगा, नोबल ऐप। उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग दे दीजिए और उस ऐप के ऊपर रिव्यू जरूर डालें। ऐसा करते ही ऐप के सारे फीचर्स ओपन हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, उस टेस्ट सीरीज को आप कैरीड आउट करें, उस टेस्ट सीरीज को देखे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, अपना स्कोर देखे और देखें कि आप नॉर्सेट 2021 के लिए कितने प्रिपेयर है। इसी ऐप के ऊपर फ्यूचर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में खूब सारे वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज 1 बाय 1 आती रहेगी। बस आपको तो ऐप को इंस्टॉल कर देना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खो जाना है टीम नोबल के संग, और तब तक खोए हुए रहना है जब तक सफलता ना मिल जाए। मैं बता चुका हूं कि आप रेगिस्तान के वो जहाज है जिसकी जगह रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान वाली जगह आपके लिए है नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी अगर आप करना चाहते हो नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के साथ में, तो आज ही जुड़ जाइए टीम नोबल के संग। दोनों प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए खुले हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी आप करना चाहते हो तो लहरिया स्वीट होम के सामने भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। एड्रेस बहुत सिंपल है, पहुंच जाइए और एक बेहतरीन 6 महीने की कंसेप्चुअल स्टडी करिए। विश्वास दिलाता हूं आपको कि टीम नोबल आपको वो सब करके देगी जिससे आपका भविष्य निर्माण हो जाएगा। तो मिलेंगे दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने कहा है सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर है। मिलेंगे दोबारा नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।